राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी के राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब से निरंतर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा और जल्द ही एक वीडियो सेकंड ग्रेड और रीट के लिए अक्टूबर 2021 से अब तक का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है सारी क्रोनोलॉजी के, उनका एक MCQ वीडियो लेके आऊँगा। उसे आप ज़रूर देखिएगा, जल्द ही उसे मैं अपलोड करूँगा। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, जिसका चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाए गए हैं। आपको पता होगा, ये हमने अगस्त के वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो उन चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्म दिवस 17 सितंबर को एक नेशनल पार्क में रिलीज किया है। तो उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? कुन्नो नेशनल पार्क उसका नाम है। ये है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किस सदस्य को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? गुर्जर मुस्लिम समुदाय जो कि बहुत ही पिछड़ा समुदाय है और उसका राजनीति में प्रतिनिधित्व न के बराबर है। तो उनके एक सदस्य है गुलाम अली, इनको राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। मुख्य तथ्य की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एक सदस्य को नामित किया है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है कि भाई एक राज्यसभा होगी। राज्यसभा संसद का अंग, संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। वर्तमान में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 10 है, जबकि 2 पद रिक्त है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 ही है। तो एक सदस्य की मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा भारतीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन के IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है? तो ये कौन सा संस्थान है? ये संस्थान है IIT मद्रास। हाल ही में देश के 5 राज्यों की 15 जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। 5 राज्य हैं, उनकी 15 जनजातियों ST की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी गई है, 15 जातियों को। तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें शामिल है? छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु शामिल है इसमें, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इस मंजूरी के बाद ST की संख्या है वो देश में 705 से बढ़कर 720 हो जाएगी, यानी कि 705 से बढ़कर 720 हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ST की जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। और SC की जनसंख्या कितनी है देश की कुल आबादी का? लगभग 16.6%। तो इसमें 5 राज्य हैं और 15 जातियां ST की श्रेणी में शामिल की गई है, जिनमें छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2018-19 के बारे में सत्य कथन बताना है। भारत की कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर 1.28% हो गया है, जो अभी भी बहुत ही कम है। कम से कम 3% के आसपास स्वास्थ्य का खर्च होना चाहिए GDP में, लेकिन अभी नहीं है। पहले के मुकाबले ये खर्च बढ़ा है, ये अच्छी बात है। देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में सरकार के स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 40.6% हो गया। ये पहले 28% के आसपास था। मौजूदा स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी में सरकार का स्वास्थ्य खर्च 34.5% हो गया। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन सही है। मुख्य तथ्य की बात करें तो प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2018-19 में 1815 रुपये हो गया है,
और आउट ऑफ पॉकेट खर्च अर्थात लोगों की तरफ से स्वास्थ्य पर जेब खर्च है वो 64.2% से घटकर 48.2% रह गया। इसका मतलब है कि सरकार स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च कर रही है और लोगों का स्वास्थ्य पर खर्च है वो कम हो रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राजस्थान में भी कई योजनाएं, चिरंजीवी वगैरह योजना जो चली है वो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, देश के सबसे बड़े रबर डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम बिहार में फल्गु नदी पर इसका निर्माण किया गया है। कौन सी नदी है? फल्गु नदी। बांध का निर्माण बिहार में फल्गु नदी पर किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस डैम का नाम गयाजी डैम रखा है। क्या नाम रखा है? गयाजी डैम। और इसे हैदराबाद की कंपनी एनसीसी लिमिटेड ने तैयार किया है। देश के पहले रबर डैम का निर्माण आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम की झांझावती नदी पर वर्ष 2006 में किया गया था। वो देश का सबसे पहला रबर डैम था। और ये क्या है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम है फल्गु नदी पर बिहार में। इसका नाम रखा है गयाजी डैम। सातवां प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? तो राजपथ का नाम बदलकर अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं, जिसे नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13,450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का जो रास्ता है उसको राजपथ बोला जाता था, किंग्स वे बोला जाता था आज़ादी से पहले। आज़ादी पर इसका नाम कर दिया गया राजपथ और अब इसको कर्तव्य पथ नाम दिया गया है, क्योंकि इसे एक गुलामी की दृष्टि से, गुलामी की मानसिकता की दृष्टि से इसे देखा जाता था। अब इसे राजपथ नाम नहीं पुकारा जाएगा, कर्तव्य पथ के नाम से ही इसे पुकारा जाएगा। आठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। मूर्ति को पूरा करने वाली मूर्तिकारों की टीम थी ना, उसका नेतृत्व किया अरुण योगीराज ने। और जो ग्रेनाइट का जो एकास्म पत्थर था उसको तेलंगाना के खम्मम से नई दिल्ली लाया गया था एक स्पेशल ट्रक के जरिए। कहाँ से लाया गया उस ग्रेनाइट के पत्थर को? तेलंगाना के खम्मम से। नौवां प्रश्न है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के 3 शहर शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस सूची में शामिल नहीं है? केरल के 2 शहर त्रिशूर और नीलांबूर, और एक शहर है तेलंगाना का वारंगल। तो इसमें विशाखापट्टनम शामिल नहीं है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें तो इस सूची में विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा यह 2013 में प्रारंभ किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इससे पहले तेलंगाना के मुलुगु जिले के रामप्पा जी मंदिर को विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। कहाँ पर? तेलंगाना के मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर को। 10वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण महामारी के समय में पोषण अभियान शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले स्थान पर रहा है और बड़े राज्यों की श्रेणी में पंजाब और बिहार हैं, वो सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात सबसे निचले पायदान पर रहे हैं, पंजाब और बिहार। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम शीर्ष स्थान पर रहा है। देश के 19 बड़े राज्यों में से 12 का क्रियान्वयन 70% से अधिक है। 11वां प्रश्न है, डिजिटल कौशल के प्रोत्साहन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने समझौता किया है एडोब के साथ। किसके साथ? एडोब संस्था के साथ। कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट शीर्षक वाली रिपोर्ट में बीजिंग के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर रहा है? तो इस सूची में बीजिंग तो शीर्ष स्थान पर रहा है। बीजिंग के बाद कौन सा शहर है जो दूसरे स्थान पर है और शीर्ष भारतीय शहर है? वो शहर है बेंगलुरु।
13वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर किस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर उस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये कौन सा संगठन है? ये संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI। इसके ऊपर है UAPA की धाराओं के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। अभी UAPA क्या होता है? UAPA का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अर्थात गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है और ये शायद 1967 में लाया गया था। अब वर्तमान में 2019 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें पहले तो किसी समूह को ही आतंकी माना जाता था, उस पर प्रतिबंध लगता था। अब व्यक्ति विशेष को भी आतंकी मानकर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है, ये स्थापित की जाएगी लद्दाख में। यह है प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हनले में स्थापित किया जाएगा। 15वां प्रश्न है, किबिथु सैन्य शिविर किस राज्य में स्थित है? किबिथु सैन्य शिविर किस राज्य में स्थित है जिसका नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? तो किबिथु सैन्य शिविर है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के रूप में किया गया है और एक सड़क का नाम बदलकर भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया गया है। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, उनको अपने सीधे ही डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने CSR परियोजना के तहत लद्दाख के करगिल की वंचित छात्राओं को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय सेना के साथ गठजोड़ किया है। इस परियोजना को करगिल इग्नाइटेड माइंड्स का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? करगिल इग्नाइटेड माइंड्स, जिसके तहत करगिल क्षेत्र की 50 छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए तैयारी कराई जाएगी। ये किसने शुरू की है? CSR परियोजना के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने की है, करगिल इग्नाइटेड माइंड्स, जिसके तहत सेना के साथ गठजोड़ किया है और करगिल क्षेत्र के 50 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए तैयारी कराई जाएगी। अगली न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ में 2 नए जिलों का गठन किया गया और अब वहां पर जिलों की संख्या हो गई है 33। गोगरा हॉट स्प्रिंग भारत और चीन के मध्य लद्दाख में स्थित क्षेत्र है, जहां पेट्रोल पॉइंट 15 से दोनों देशों के सैनिक पूर्ण रूप से पीछे हट गए हैं। आपको पता होगा 2020 से भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध चल रहा है और वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। मास्टर कार्ड ने BCCI के साथ समझौता किया है और इसने किस कंपनी का स्थान लिया है? पेटीएम का स्थान लिया है। BCCI के साथ समझौता किसने किया है? मास्टर कार्ड। तो इसी के साथ अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी के राष्ट्रीय परिदृश्य का यही समापन होता है। अगले वीडियो में हम अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। अब से मैं निरंतर वीडियो लाता रहूँगा। स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं वीडियो नहीं ला पाया था, अब लगातार वीडियो लाऊंगा। आप वीडियो को ज़रूर देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।